चलिए जी, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको कहते हैं थ्योरीज ऑफ स्टेट। अब ये टॉपिक आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज देखिए, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमने पढ़ा है पूरा ट्रेडिशन, उसी का एक तरीके से यहाँ पर रिकैप है। तो दिस टॉपिक इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कंसेप्चुअली आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, बट हाँ, स्कॉलरशिप लेवल पर काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एनीवे, लेट्स गेट गोइंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल, लिबरल एंड आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट की। तो जब हम क्लासिकल, लिबरल एंड आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट देखते हैं, तो देखिए, जो क्लासिकल, लिबरल एंड आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये काफ़ी पुराने हैं। और ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव से आए थे। दे वांटेड टू एक्सप्लेन कि भाई, वाई स्टेट्स एग्जिस्ट, व्हाट शुड बी द पर्पस। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था। इनका फोकस ये था कि इन्होंने इंडिविजुअल को रखा था एट सेंटर ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और इनका यहाँ पर कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई, जो स्टेट है, ये प्रोटेक्ट करता है लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को। तो इन लोगों के हिसाब से जो स्टेट है, वो कोई डोमिनेट करने के लिए नहीं आया, बल्कि स्टेट आया है यहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी लोग हैं, दे आर बेसिकली सेफ एंड फ्री। तो ये इसका पर्पस था। अभी यहाँ पर आपको याद होगा, हम लोगों ने जिस प्रकार का ये थॉट दिया, वो हॉब्स, लॉक, रूसो, इन टाइप के थिंकर्स में ये देखने को मिला था, जिन्होंने बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। इन्होंने ये बात बोली थी कि भाई, इंसान जो बिगिनिंग में होता है, आपको याद होगा कि वो एक स्टेट ऑफ नेचर में होता है। और स्टेट ऑफ नेचर में होने की वजह से क्या होता है कि लाइफ जो है यहाँ पर बड़ी अनसर्टन सी होती है। इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अग्री करते हैं एक स्टेट बनाने के लिए। और इस स्टेट को बनाने के लिए वो कुछ अपनी फ्रीडम जो है, वो एक्सचेंज कर देते हैं। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए और ऑर्डर के लिए। तो ये इनका कोर पर्सपेक्टिव था, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको मैं अब ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, बिकॉज देन इट इज रेपिटेटिव इन नेचर। तो यहाँ पर जो आइडियलिस्ट थिंकर्स हैं हमारे, खास करके, उसमें एक आता है टीएच ग्रीन। और टीएच ग्रीन ने ये बात बोली कि जो स्टेट है, उसका काम बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइडर ही नहीं होता। वो तो उसको करना ही करना है, बल्कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर के साथ साथ उसको जो है एक मॉरल गाइड भी बनना पड़ेगा। तो ये बात टीएच ग्रीन ने बोली। मॉरल गाइड का मतलब ये होता है कि स्टेट को जो सिटीजन है, उनको डेवलप करने के लिए मदद करनी पड़ेगी, उनके फुल पोटेंशियल। इसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा लोगों को, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पर टीएच ग्रीन के मुताबिक जो स्टेट है, उसको एक्टिव होना है, पैसिव नहीं होना। एक मॉरल गाइड भी है लोगों के पोटेंशियल को डेवलप कराने के लिए। तो इस नज़रिए से उसने यहाँ पर प्रपोज किया स्टेट को। तो जितना भी ये थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से स्टेट जो है आज की डेट में मॉडर्न डेमोक्रेसीज में देखते हैं, वो मॉडर्न डेमोक्रेसीज का जो स्टेट है, वो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टर है लोगों के राइट्स का, एक न्यूट्रल रूल मेकर भी है, जिस नज़रिए से हम देखते हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रमोटर ऑफ वेलफेयर भी है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये डेफिनेटली प्रूव होता है।
यानी कि टीएच ग्रीन का पर्सपेक्टिव इंडिया के केस में तो एप्ट है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो क्लासिकल हमारा लिबरल और आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक एवोल्यूशन को, जो हम देखते हैं कि वेस्टर्न थॉट में इमर्ज करता है, जो चाहता है एक मिनिमल, सिक्योरिटी ओरिएंटेड, मॉरल और डेवलपमेंट करने वाला स्टेट। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्लासिक लिबरल ट्रेडिशन है, ये इसके रूट्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो पाए जाते हैं हमारे इनलाइटनमेंट के ट्रेडिशन में। क्योंकि इनलाइटनमेंट का जो ट्रेडिशन था, जो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स में क्लास में आप लोगों को अभी पढ़ा चुका हूँ, इनलाइटनमेंट के ट्रेडिशन में फोकस था रैशनलिज्म और इंडिविजुअलिज्म, इस चीज को लेके। तो ये बेसिकली जो है रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इनका इन इवेंचुअल आउटकम ये था कि भाई एक ऑटोनोमस इंडिविजुअल है, तो अपने को वो ऑटोनोमस इंडिविजुअल को जो है प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो सीख कर रहा है एक स्टेट से ऑर्डर और फ्रीडम। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहां पर जैसे हमने बात करी टीएच ग्रीन की, उसने यही बात बोली कि आप मैन को जो है एक एटमिस्ट नजरिए से मत देखो। एटमिस्ट का मतलब है कि सिर्फ माइन्यूट छोटा सा इंडिविजुअल के नजरिए से मत देखो। उसका ऑब्जेक्टिव जो है मैन का, वो ये है कि वो अपने ट्रू पोटेंशियल को स्टेट के थ्रू रियलाइज करवाना चाहता है। तो टीएच ग्रीन का पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्या था कि स्टेट को जो है एक पॉजिटिव एक्शन देने की आवश्यकता है। तो जो टीएच ग्रीन के बारे में अभी अपन ने बात भी करी, तो टीएच ग्रीन के केस में एक चीज तो क्लियर थी कि टीएच ग्रीन ने ओवरऑल क्या बात बोली कि हमें ये इंश्योर करना है कि स्टेट जो है एक मॉरल एक्टर, मॉरल डेवलपर यहाँ पर बनने की कोशिश करे। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई। सिमिलरली अगर आप देखो तो जब हम स्कॉलर्स के लेवल पर एक एनालिसिस करके देखें, तो जितना भी अभी अपन ने चर्चा करी, तो जॉन लॉक हो, हॉब्स हो, यहाँ पर चाहे इन लोगों के ब्रॉड थॉट्स सेम थे, बट जॉन लॉक और हॉब्स के बीच में ना एक डिसएग्रीमेंट भी देखने को मिला था। जॉन लॉक जो है वो हमेशा से क्या कहता था, उसका थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हॉब्स से ये था कि उसने ये कहा कि भाई जो स्टेट है वो हमारे नेचुरल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी बना है। तो स्टेट को हमारे नेचुरल राइट्स जो हैं, जिसमें लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सबको भी प्रोटेक्ट करना है। इन चीजों में इंटरफेयर स्टेट ना करे, ये मैं आपको ऑलरेडी लॉक के केस में पढ़ा चुका हूं। तो ये चीज यहाँ पर लॉक के केस में उसने ये बोली। और दूसरा क्या है कि अगर अपन रूसो की बात करें, तो रूसो का व्यू थोड़ा सा कम्युनिटी बेस्ड व्यू हम कहते हैं कि था। कम्युनिटी बेस्ड व्यू का मतलब क्या होता है जी? रूसो ने ये कहा कि जो स्टेट है उसको ना जनरल विल फॉलो करनी चाहिए। जनरल विल का एक कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल विल? जनरल विल का मतलब ये है कि रूसो ने ये बोला कि जो गवर्नमेंट है उसको कॉमन गुड के लिए एक्ट करना है, नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू। कॉमन गुड, कम्युनिटी लेवल का एक ओरिएंटेशन रखा। कम्युनिटी यहाँ पर कोई एक छोटा सा नगर नहीं था, कम्युनिटी यहाँ पर थी कि पूरे जो जनरल विल है सोसाइटी की, उसके हितों के बारे में चर्चा करनी है। कुछ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के बारे में चर्चा नहीं करनी, पूरे सोसाइटी के बारे में आप फोकस करो। और यही चीज को इवेंचुअली हम कहते हैं कि फिर टीएच ग्रीन ने जब उसको एक और ह्यूमेन लेवल पर एक ह्यूमन सेंट्रिक व्यू दिया, तो उस ह्यूमन सेंट्रिक व्यू में उसने एक गुड लाइफ की बात करी। तो यहाँ पर ना दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पर अब ध्यान से कंसिडरिंग एट दिस जंक्चर नाउ यू हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड आफ्टर 6-7 मंथ्स ऑफ पॉल साइंस। रूसो ने जब ये बात बोली नॉट ओनली द इंटरेस्ट ऑफ यू, तो आप समझ पा रहे हो इस पॉइंट को कि जो रूसो है वो ये बात बोलना चाह रहा था कहीं ना कहीं
कि कहीं ऐसा स्टेट क्रिएट ना हो जाए जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ग के बारे में चर्चा हो। और इवेंचुअली जब कार्ल मार्क्स आता है तो वो जब ये बात बोलता है कि भाई एक स्पेसिफिक वर्ग वो है बुर्जुआ वर्ग, तो अब आप समझ सकते हो कि रूसो के इस पॉइंट से मार्क्स भी शायद इंस्पायर हुआ होगा। नंबर वन। नंबर टू, कल को अगर ये पॉइंट वहां पर एग्जाम में लिखने की आवश्यकता हो इंटरलिंकेज के बेस पे, तो अब आप कर पाओगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप टीएच ग्रीन का देखो, तो जब मैंने आपको दो बार तीन बार ये बात बोली कि टीएच ग्रीन ने एक मॉरल डेवलपमेंट ह्यूमन सेंट्रिक गुड लाइफ के ऊपर फोकस किया, तो ये मॉरल डेवलपमेंट गुड लाइफ ह्यूमन सेंट्रिक व्यू जो है, अगर आप देखो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक एरिस्टोटल का टीलियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ यूडाइमोनिया है। आप समझ पा रहे हो? कैन यू नाउ लिंक इट, थिंक अबाउट इट इन योर ब्रेन, कि ये एरिस्टोटल का वही गुड लाइफ है, वही एक यूडाइमोनिया है जो स्टेट के थ्रू एरिस्टोटल भी चाहता था। तो टीएच ग्रीन और एरिस्टोटल में भी सिमिलरिटी उसी प्रकार से बनती है जिस प्रकार से रूसो का इंस्पिरेशन लेटर ऑन मार्क्स के केस में बनता। थोड़ा सा ये इंटरलिंकेजेस की एबिलिटी को आप डेवलप करना चालू कर दो, एग्जाम में मार्क्स इससे ज्यादा मिलेंगे। ये चीज को मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आप देखो कि हमने चर्चा करी है अभी पिछले टॉपिक्स में भी जॉन रॉल्स के बारे में ब्रीफली। हमने क्या बोला जॉन रॉल्स के बारे में, कि जॉन रॉल्स ने बोला कि रूल्स मस्ट बी फेयर फॉर एवरीवन। जब जॉन रॉल्स ने ये बोला कि रूल्स मस्ट बी फेयर फॉर एवरीवन, तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि हमें एक ऐसी सोसाइटी डिजाइन करनी है जहां पर ये इंश्योर किया जाए कि जो वीकेस्ट है उसका भी यहाँ पर वेलफेयर हो। तो ये जॉन रॉल्स का आइडिया जो है ये एक वेलफेयर ओरिएंटेड लिबरल स्टेट की ओर बढ़ता है। और यही वेलफेयर ओरिएंटेड लिबरल स्टेट को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो अमर्त्य सेन ने डेवलप किया। तो अमर्त्य सेन ने क्या बोला अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच के तहत, क्या बोला? अमर्त्य सेन ने अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच के तहत यही बात बोली कि भाई सिटीजन्स को सिर्फ एक गुड लाइफ नहीं जीनी, बल्कि इसके साथ साथ उनको कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए इस चीज की टू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर देम। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अमर्त्य सेन की, तो अमर्त्य सेन किस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं? अमर्त्य सेन की जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो ये कहती है, जो उन्होंने अपनी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम में दी थी, उसमें उन्होंने क्या बोला कि स्टेट का काम है सब्सटेंटिव लेवल पर कैपेबिलिटी को डेवलप करना। सब्सटेंटिव लेवल पर कैपेबिलिटी को डेवलप करना। इसके लिए अमर्त्य सेन ने बोला था कि स्टेट को जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से वही कहते हैं कि हेल्थ एजुकेशन और सोशल जस्टिस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो जॉन रॉल्स की अप्रोच फॉर दैट मैटर यहाँ पर, और फॉर दैट मैटर अगर हम बात करें अमर्त्य सेन की, तो दोनों में कितनी सिमिलैरिटी अब यहाँ पर दिख रही है आपके सामने है ये चीज। तो ये है पूरा अपना लिबरल पर्सपेक्टिव, क्लासिकल ट्रेडिशन जो है। ठीक है जी। अब हम आते हैं मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट थ्योरीज पे। अच्छा, अब अगर हम मार्क्सिस्ट नियो मार्क्सिस्ट की बात करें तो मार्क्सिस्ट स्टेट क्या है भाई? हम बात कर चुके हैं। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि भाई स्टेट जो है वो पहली बात तो न्यूट्रल नहीं है, वो पहली बात एक फेयर इंस्टीट्यूशन नहीं है। पर वो देखते हैं कि स्टेट जो है एक टूल है टू बी यूज्ड बाय पावरफुल, टू बी यूज्ड बाय द रिच क्लास, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्लॉइट द पुअर। ये अपन देख चुके हैं। तो यहां पर मार्क्स के हिसाब से जो स्टेट है, बेसिकली इट इज नॉट अबव द सोसाइटी। सोसाइटी से कोई बड़ा नहीं है वो, बल्कि वो एक सिस्टम का पार्ट है। और एक ऐसे सिस्टम का जो सोसाइटी के अंदर जो वेल्दी लोग हैं उनके लिए वो कंट्रोल सिस्टम क्रिएट करता है। ये कंट्रोल सिस्टम से क्या होता है कि वो लॉज बनाता है, पुलिस का प्रयोग करता है, आर्मी का यूज करता है, इकोनॉमी को मैनेज करता है, जिससे कि सिर्फ रिच के इंटरेस्ट फर्दर होते रहें और पुअर जो है वो और एक्सप्लॉइट होता रहे। कोर थॉट प्रोसेस ऑफ मार्क्सिज्म हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मार्क्स ने क्या बोला? मार्क्स ने ये कहा कि भाई देखो,
इतिहास के कोई भी पीरियड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर बार ये हुआ है कि इतिहास में एक क्लास जो है उसने बेसिकली दूसरी क्लास को कंट्रोल किया है। और कंट्रोल करने के साथ साथ क्या है कि इस क्लास ने हमेशा स्टेट का प्रयोग करके ये इंश्योर किया है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। और मार्क्स फिर कहता है कि जो अभी हमारा सिस्टम चल रहा है, इतिहास का एक पीरियड चल रहा है कैपिटलिस्ट पीरियड, उसमें जो है ये कैपिटलिस्ट क्लास जिसको अपन लोग बुर्जुआ क्लास कहते हैं, वो आज की डेट में बेसिकली क्या कर रही है कि प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट कर रही है, यानी कि वर्कर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी। लेकिन जो लेटर मार्क्सिस्ट हैं उन्होंने मार्क्स के आइडियाज को मॉडिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेनिन ने कहा कि भाई नहीं, स्टेट हैज टू बी टेकन ओवर। स्टेट सीजर की बात की थी उसने, हम चर्चा कर चुके हैं ये सारी चीजों की। तो उसने कहा कि स्टेट हैज टू बी सीज्ड, स्टेट को सीज करो। स्टेट को सीज करके जो वर्कर्स हैं वो एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। पर आपको याद है हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जब एम एन रॉय की बात की थी तो मैंने कहा था रॉय साहब बड़े डिसल्यूजन हो गए थे, क्योंकि वो कहते कि स्टेट के सीजर से डिक्टेटरशिप तो आ गई, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट मार्क्स ने भी बोली थी, लेनिन ने भी करी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जो है वो क्लासलेस सोसाइटी बनाने के बजाय अभी परमानेंट होगी। तो ये चीज अपन को याद रखनी है यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ सबसे बड़ी बात क्या है, इसके बाद जब अपन बात करते हैं एक थिंकर की, अल्थूजर, इसके बारे में भी हमने कई बार चर्चा करी है। तो अल्थूजर ने क्या बोला? अल्थूजर ने बोला कि बस स्टेट सिर्फ ये आर्मी पुलिस वगैरह से कंट्रोल मेंटेन नहीं करता, उसके पास इनफैक्ट एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस है। आईएसए की थ्योरी अपन ने बात की हुई है मार्क्स के कॉन्सेप्ट में। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस क्या है? आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस उसने बोला कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, आइडियाज और एजुकेशन का प्रयोग करते हैं। और इसी चीज को अगर आप देखो तो पुलंजाज ने कैसे एक्सप्लेन किया। तो पुलंजाज ने बोला कि भाई यहाँ पर जो स्टेट है वो क्या करता है कि कई बार दिखने में इंडिपेंडेंट होता है, बट इन रियलिटी वो बेसिकली इंटरेस्ट्स तो फुलफिल करता है सिर्फ पावरफुल कैटेगरी के लोगों के। तो पुलंजास ने थोड़ा सा रेस्क्यू करने की कोशिश की थी कि स्टेट जो है नहीं नहीं इतना भी ज्यादा जो है कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट की बात नहीं करता। पर जो पुलंजास ने बोला कि नहीं, वो इवेंचुअली पावरफुल क्लास के केस में ही काम करता है, यही चीज को हमजा अलावी ने भी डेवलप किया। हमजा अलावी जो एक पाकिस्तानी स्कॉलर था, तो उसने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करी एक ओवर डेवलप्ड स्टेट की। उसने कहा कि पाकिस्तान एक ओवर डेवलप्ड स्टेट है, नॉट इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बल्कि पाकिस्तान के केस में उसने ये बोला कि वो दिखने में एक ऐसा स्टेट है जो इंडिपेंडेंट है, बल्कि वो वहां कर क्या रहा है कि जो पावरफुल लॉबीज हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड्स हैं, जिसमें आर्मी के ऑफिसर्स हैं एटसेट्रा, इन लोगों के ही इंटरेस्ट्स जो हैं वो फुलफिल कर रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मार्क्स के आइडिया को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से, चाहे अल्थूजर हो, बुलंदाज हो, हमजा अलावी हो, इन सब ने अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश करी। तो जैसे हमजा अलावी ने ये बात बोली कि भाई देखो, पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में उसने कहा कि यहाँ पर स्टेट जो है एक अलायंस मेंटेन करता है। अलायंस होता है ये एक इंडिजिनस बुर्जुआ कैटेगरी के बीच में, जो वहाँ की बेसिकली एक पाकिस्तान के अंदर की कैपिटलिस्ट क्लास थी। इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ लैंड ओनर क्लास थी, और इसके साथ साथ कुछ मेट्रोपॉलिटन एरियाज में कैपिटलिस्ट थे। तो यहाँ पर हमजा अलावी ने क्या बात बोली? हमजा अलावी ने कहा कि बस यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो सोसाइटी जो है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जो ग्लोबल साउथ का पर्सपेक्टिव उसने देने की कोशिश करी, समथिंग व्हाट पुलंजास वाज ट्राइंग टू से एट अ यूरोपियन लेवल, हमजा अलावी ट्राई टू अप्लाई इट एट द ग्लोबल साउथ लेवल। तो कल को अगर वो ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट ऑफ मार्क्सिज्म पूछता है तो हमजा अलावी डालना है भाई वहां पे। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना यार, एकदम मंदबुद्धक बन के मत बैठना जैसे सस्ते पॉलिटिकल साइंस के टीचर आपको सिखाते नहीं है कुछ। अब आपने जिस लेवल की यहाँ पर स्टडी करी है इस कोर्स में, भाई साहब कम से कम उस इज्जत रखो उस कोर्स की। तो ये चीज को आप समझिए यहाँ पर। ठीक है जी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई बॉस कि पोलंडाज हो
या हमजा अलावी हो, अल्थुजर हो, लेनिन हो, इन सब ने जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था, उस मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को इन्होंने बेसिकली एक नए नजरिए से ऑब्जर्व करके देखने की कोशिश करी। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब एक स्कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसका नाम है रैल्फ मिलीबैंड, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में। रैल्फ मिलीबैंड कहता है कि भाई स्टेट जो है, इट इज रन बाय पीपल हु बिलोंग टू द कैपिटलिस्ट क्लास। तो जाहिर सी बात है कि इट हेल्प्स देम नेचुरली, इट हेल्प्स देम नेचुरली। बट यहाँ पर जो है, फिर जब हमने बात करी अभी पुलंजाज की, तो पुलंजाज ने क्या बात बोली, उसने कहा कि नहीं, स्टेट जो है वो दिखता इंडिपेंडेंट है, बट उसका स्ट्रक्चर इवेंचुअली कुछ ऐसा होता है कि वो फिर इवेंचुअली कैपिटलिस्ट की ही मदद करता है। अब यहाँ पर ना एक डिबेट चालू हो गया। ये डिबेट बड़ा इंपॉर्टेंट था पुलंजाज के बीच में वर्सेस मिलीबैंड के बीच में। और ये डिबेट था मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को लेकर, स्टेट थ्योरी को लेकर। तो रैल्फ मिलीबैंड जो है ना भाई, उसने अपनी किताब जो है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसने इस स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मार्क्स की तरीके से स्टेट का एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू लिया। और उस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू से उसने क्या बोला कि स्टेट जो है, जैसा मैंने आपको बताया, वो सिर्फ कैपिटलिस्ट एलीट को लेकर ही फोकस करता है। वो की इंस्टीट्यूशंस को ऑक्यूपाई करते हैं और कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब हम पुलंजाज की बात करते हैं, उसने अपनी किताब लिखी पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। तो इस किताब में उसने क्या बोला कि नहीं, देखो ऐसा नहीं है, स्टेट अगर हम बात करें, वो डायरेक्टली कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि वो स्ट्रक्चर्ड ऐसा होता है। मतलब देखो, पुलंजाज का ऑब्जेक्टिव ये था कि स्ट्रक्चर, स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको क्या बोला ना, पुलंजाज वाज ट्राइंग टू रेस्क्यू द नोशन दैट स्टेट इज कैप्चर्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। तो पुलंजाज का फोकस ये था कि वो स्टेट इज नॉट कैप्चर्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। पुलंजाज का फोकस ये था कि देखो, स्टेट का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे क्या होता है कि देर इज अ कंट्रोल बाय द कैपिटलिस्ट्स। और इसकी वजह से हमें ऐसा व्यू लगता है कि एक कैपिटलिस्ट डोमिनेंस है, कैपिटलिस्ट डोमिनेंस है। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना, पुलंजास वर्सेस मिलीबैंड डिबेट, इस डिबेट में इवेंचुअली हो क्या रहा है, पुलंजास वर्सेस मिलीबैंड डिबेट में फोकस ये हो पा रहा है कि भाई, डिबेट इस चीज का है कि जो स्टेट की पावर है, क्या वो सिस्टम सेंट्रिक है, जैसे पुलंजास बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चर है, या फिर एक एक्टर सेंट्रिक है। क्योंकि यहां पर क्या है कि जो मिलीबैंड बोल रहा है कि नहीं बॉस, स्टेट एक एक्टर है ऐसा इस प्रकार का, जिसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वो एग्जिस्ट ही इसीलिए करता है कि उसको बेसिकली यहाँ पर कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को ही फर्दर करना है। तो ये लार्जर डिबेट भी आपको याद रखना है, इनकेस अगर कल को बुलंदशहर मिलीबैंड डिबेट अगर एग्जाम में पूछते हैं, तो यू शुड नो अबाउट इट। ये मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर एक पर्सपेक्टिव है जो आपको क्लियर कट तरीके से आना चाहिए। अब आते हैं नहीं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट पे। अच्छा जी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट जो है, जिसको हम पीसीटी कहते हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, वो करती है कोशिश अंडरस्टैंड करने की कि जो कंट्रीज एक टाइम पर कॉलोनीज हुआ करती थीं, जिनको यूरोपियंस ने कॉलोनाइज किया था, उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो इवेंचुअली इंडिपेंडेंस के बाद कैसे डेवलप करे। ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का क्या लॉजिक है, उसका लॉजिक ये जानने का कि जो कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज के कंट्रोल में कॉलोनीज बनकर थीं, जब वो आज़ाद हुई, तो पहली बात तो उन्होंने किस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम्स को डेवलप किया। ये इनका फंडामेंटल क्वेश्चन है थ्रू विच दे बिगिन देयर स्टडी। अब क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर, ये कहते हैं कि भाई देखो,
ये जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज हैं ये आज की डेट में चाहे इंडिपेंडेंट हो गई हो, इंडिपेंडेंट हो गई हो, लेकिन क्या ये ट्रूली फ्री हैं इन हाउ दे फंक्शन, हाउ देयर स्टेट फंक्शंस? क्या ये ट्रूली फ्री हैं? ये क्वेश्चन ये लोग पूछती हैं। अब ये क्वेश्चन को ये लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये कहते हैं कि देखो, जब कॉलोनियलिज्म हुआ था, तो कॉलोनियलिज्म के टाइम पर क्या हुआ कि कॉलोनीज जो यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पर बनाई, उन यूरोपियंस ने सिर्फ कॉलोनीज के लैंड और रिसोर्सेज को नहीं यूज किया, वो तो उन्होंने करा ही करा, वो तो प्लंडर करना था, वो तो एक इकोनॉमिक लॉजिक था। पर वो कहते हैं कि इन यूरोपियंस ने इनफैक्ट इनफैक्ट और ये भी किया कि जो यहाँ के लोकल नेटिव लोग थे, उन लोकल नेटिव लोगों को किस तरीके से उनकी पावर एक्सरसाइज होगी, कैसे लॉ बनेगा, गवर्नमेंट कैसी होगी, आइडेंटिटी कैसी होगी, इन सब चीज़ों की जो थिंकिंग है उसको भी चेंज किया। सो पोस्ट colonial theories आर नॉट concerned ओनली अबाउट द प्लंडर ऑफ द लैंड एंड रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि देखो, यहाँ पर जो लोकल और नेटिव लोग थे उनकी सोच, पावर का जो रिलेशनशिप है, यानी कि उनका स्टेट से कैसे एंगेजमेंट होगा, सिमिलरली लॉज कैसे बनेंगे, गवर्नमेंट कैसी होगी, आइडेंटिटी उनकी स्टेट के साथ और स्टेट के अंदर कैसी होगी, ये भी डिफाइन करी। इसी रीजन से क्या हुआ कि इस चीज को करने के लिए इन यूरोपियंस ने यहाँ पर एक पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट किया। इस पॉलिटिकल सिस्टम में एक ब्यूरोक्रेसी थी, इसमें एक मिलिट्री थी, इसमें एक एजुकेशन पॉलिसी थी, इसमें एक लॉ का सिस्टम था। तो वो ये कहते हैं कि जब ये पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई, तो इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज ने इंडिपेंडेंट होने के बाद ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स यूरोपियंस ने बनाए थे, जो कि उसमें उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, मिलिट्री थी, एजुकेशन था, लॉ सिस्टम था, इसको उन्होंने रिटेन कर लिया। और क्योंकि जब इसको रिटेन कर लिया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट में भी, चाहे वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल आ गया हो, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के बावजूद भी जो पैटर्न ऑफ डोमिनेशन था वो बरकरार रहा, बरकरार रहा। तो इंस्टेड ऑफ बेसिकली यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू एम्पावर द पीपल, यहां पर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते, क्योंकि एक इनहेरिटेड सिस्टम आपने क्रिएट वापस से कर लिया, उसी को सस्टेन कर लिया, तो यहां पर एक एलीट वर्ग प्रिपेयर हो गया, क्रिएट हो गया, जिसने इस पैटर्न ऑफ डोमिनेशन को कंटिन्यू करा। इस एलीट वर्ग में आपके लैंडलॉर्ड्स आ गए, जिनको ब्रिटिश ने नर्चर करके क्रिएट किया था। फिर एक कैपिटलिस्ट वर्ग आ गया, जिसको ब्रिटिश सपोर्ट करती थी अपने इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट्स के लिए। फिर यहाँ पर जो है एक एजुकेशन पॉलिसी आ गई, जिसने अभी भी वेस्टर्न एजुकेशन को ही फोकस करा ओवर दी, लेट से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिक ट्रेडिशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आज कॉलोनियलिज्म के एंड होने के बाद भी कॉलोनियल रूल वैसे का वैसे ही इनडायरेक्ट तरीके से दिख रहा है, इनका ये मानना है। आपको समझ आया ये पॉइंट? तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज जो है वो एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क ऑफर कर रही हैं। किस चीज को लेकर कि कैसे कंटिन्यूटीज हैं, कैसे आज की डेट में ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं पॉलिटिकल पावर में, सोसाइटीज में, जिसकी वजह से कॉलोनियल लेवल पर जो डोमिनेशन है वो अभी भी बरकरार है। कॉलोनियल लेवल पर डोमिनेशन अभी भी बरकरार है। तो ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या करती है, ये जो यूरोसेंट्रिक लेवल पर अजम्पशंस हैं कि भाई हमारा वेस्टर्न व्यू जो है और हमारा वेस्टर्न मॉडल या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस है वही बेस्ट है, वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि देखो, जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थी
उन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज ने भी वही मॉडल्स के इम्प्रिंट को बरकरार रखा, तो दिस प्रूव्स दैट देयर इज अ यूनिवर्सलाइजेशन। जबकि ये यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है, बल्कि ये इशू है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज कहती हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी, इन्होंने न्यू सिस्टम्स क्रिएट नहीं करे, और इन न्यू सिस्टम्स की वजह से क्या हुआ कि जो एक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन पैदा हुआ, उस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन से कहीं ना कहीं आज भी ग्लोबल साउथ में डोमिनेंस बरकरार है। तो एक जगह पर ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज कह रही हैं कि जिस चीज को यूरोपियन कंट्रीज देख रही हैं इस नजरिए से कि हमारे मॉडल का एक यूनिवर्सलिज्म है, वो इन रियलिटी ग्लोबल साउथ के अंदर रिफ्लेक्ट करता है एक सेंस ऑफ डोमिनेंस एंड पैटर्न ऑफ कंट्रोल। तो ये इनका पर्सपेक्टिव है यहाँ पर, और यहाँ पर ना बड़े इंपॉर्टेंट हमारे चार स्कॉलर्स हैं। एक है फ्रांस फैनन। फ्रांस फैनन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है। फ्रांस फैनन कहता है कि जो कॉलोनियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म जो है उसने सिर्फ लोगों के लैंड और रिसोर्सेज को नहीं छीना, बल्कि लैंड और रिसोर्सेज के साथ साथ उनकी माइंड और उनके आइडेंटिटी को भी छीना। और इसलिए उसने कहा कि यहाँ पर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी, इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने जो लोकल एलिट्स यहाँ पर पैदा किए, वो बहुत सिमिलर थे ओल्ड कॉलोनाइजर्स जैसे। क्योंकि इन लोकल एलिट्स ने भी, जितने भी पुअर लोग थे, स्टेट की मशीनरी का प्रयोग करके उनके ऊपर कंट्रोल अभी भी जारी रखा। तो ये चीज बोली इसने, फ्रेंड्स फैनन ने, और यही चीज हमने देखी भी यहाँ पर। सिमिलरली आशीष नंदी ने क्या बोला? आशीष नंदी ने बोला कि कॉलोनियलिज्म जो है उसने एक फीलिंग इंस्टिल कर दी नेटिव लोगों में कि भाई वेस्ट इज सुपीरियर। उसने कहा कि आज जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें उसने बेसिकली एक वेस्टर्न मॉडल को बोरो किया हुआ है, वो वेस्टर्न मॉडल को बोरो करना क्लियरली प्रूव करता है कि हमारे खुद के जो ट्रेडिशंस थे, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और आज भी क्या हो रहा है कि ये आइडेंटिटी लेवल पर एक क्लैश होता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को रिकंसाइल नहीं कर पा रहे कि हम यहाँ पर इस चीज को मैनेज कैसे करें। इसी चीज को देखने के लिए आप देखो कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं पार्था चैटर्जी की, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा पहले कई बार कर चुके हैं, पार्था चैटर्जी। तो पार्था चैटर्जी ने क्या बात बोली? पार्था चैटर्जी ने कहा कि देखो, इंडिया में देयर हैज टू बी टू साइड्स। उसने कहा कि एक तो सिविल सोसाइटी है, और ये सिविल सोसाइटी क्या है, इसमें रिच क्लास, अर्बन एलीट, ये लोग आते हैं। और फिर उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिटिकल सोसाइटी का। आपको याद होगा, ये चीज मैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ा चुका हूँ इन डिटेल, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। फॉर द पर्पज ऑफ सेक ऑफ क्रोनोलॉजिकल नोट मेकिंग आई एम ड्रॉपिंग दीज आइडियाज। तो उसने जो पॉलिटिकल सोसाइटी बोली थी, उसमें उसने क्या बोला था कि यहाँ पर वो लोग हैं जो पुअर लोग हैं, जो स्टेट के साथ इनफॉर्मली नेगोशिएट करते हैं। तो ये जो पेक्यूलियर फीचर इमर्ज हुआ है, वो इसलिए इमर्ज हुआ है क्योंकि वो कहता है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जो थे, वो अपने सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट नहीं करते थे। क्योंकि सिविल सोसाइटी में जो है एक अर्बन रिच एलिट बैठा है, और पॉलिटिकल सोसाइटी में गरीब लोग बैठे हैं जो स्टेट के साथ एंगेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पोस्ट कॉलोनियल फीचर जो है, ये कंटिन्यूड फीचर है वही ब्रिटिश टाइम्स का, जब ब्रिटिश ने भी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया था। फिर यहाँ पर हमसे दोबारा जो है हम हमजा अलावी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जहाँ पर वो यही बात कहता है कि भाई इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पीपल जो है, स्टेट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या है, ये सिर्फ एलिट वर्ग के इंटरेस्ट को ही सपोर्ट करते हैं।
और ये वही प्रूव करता है, नॉट ओनली मार्क्सिस्ट लेंस से, बट इवन यहाँ पर भी वही चीज प्रूव करता है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ओवर डेवलप्ड स्टेट वाली जो बात की थी हमजा अलावी ने, वो भी वही चीज को प्रूव कर रही है। इसी चीज को आप देखो कि एक बड़े इंपॉर्टेंट स्कॉलर उदय मेहता ने बड़े प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया। पता है उदय मेहता ने क्या बोला? उदय मेहता कहता है कि जब कॉलोनाइजर्स आए थे ना, तो कॉलोनाइजर्स अपने साथ सिर्फ सोल्जर्स को लेकर नहीं आए, बल्कि वो यहाँ पर आए थे इस पर्सपेक्टिव से भी कि जो लोकल्स हैं हम उनको सिविलाइज करेंगे, सिविलाइज करेंगे। और उसके बाद वो कहता है कि स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए, आज भी वो इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंस के बाद ना इसी प्रकार से एक्ट करते हैं कि वो अपने आप को स्टेट के इंस्टीट्यूशंस समझते हैं कि वो मास्टर हैं, और उनका काम है सिटीजन्स को टेम करना। तो वो कहते हैं कि बस ये जो पर्सपेक्टिव था ना कि हम ब्रिटिश हैं, हम इंडिया में आके लोगों को सिविलाइज करेंगे, ये चीज उदय मेहता ने अपनी बड़ी प्यारी किताब थी उनकी, लिबरलिज्म एंड एम्पायर, कभी टाइम मिलेगा इस किताब को पढ़िएगा। लिबरलिज्म एंड एम्पायर, इस किताब में उन्होंने ये बात बोली थी कि वो आए इस पर्पस से कि भाई हम लोगों को सिविलाइज करेंगे। और यहाँ पर बात क्या हुई कि सिविलाइज करने के चक्कर में उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, उन इंस्टीट्यूशंस के तहत एक चीज तो क्लियर हो गई कि इन इंस्टीट्यूशंस को जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में फिर से देखा गया, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में एक चीज यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिली कि ये इंस्टीट्यूशंस अभी भी सिटीजन्स को टेम करने के पर्पसेस अपने आप को इंस्टीट्यूशनली ये मास्टर्स समझते हैं सोसाइटी में। तो ये जो इनका पर्सपेक्टिव था, ये एक पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर क्लियर कट तरीके से याद रखना है पोस्ट कॉलोनियल लेवल के पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है जी। अब हम आते हैं इस पे नियो लिबरल एंड ग्लोबलाइजेशन वाला। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है नहीं देखो समझने में फिर से। तो ये जो नियो लिबरल पर्सपेक्टिव है, ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट जो है उसको इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो इंटरफेरेंस जो है वो खराब है। वो कहता है कि देखो जो मार्केट्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनी है, एंड दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेटर देन द स्टेट। तो इसके हिसाब से स्टेट जो है उसको बेसिकली स्मॉल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। वो कहती है कि भाई ये जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, साथ में एम्प्लॉयमेंट है, ये जो है ना, ये सब चीज़ें प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट से, तो ये इनको स्टेट को ही दे देना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो वर्ल्ड को और कनेक्ट कर रहा है। और इस कनेक्शन से क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट्स है ना, उनका वैसे भी कंट्रोल जो है स्टेट के ऊपर घट रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इकोनॉमी को प्राइमेसी दे रहा है। और वो कहते हैं कि देखो अगर आज की डेट में कोई भी कंट्री जो है, अगर मान लो वो अपने टैक्स को इंक्रीज कर देगी या रेगुलेशंस बढ़ा देगी, तो कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर जाएगा ओवरनाइट। तो ग्लोबलाइजेशन ये फैसिलिटी देता है आपको। और ये अगर टैक्स बढ़ाने से, रेगुलेशन बढ़ाने से कैपिटल शिफ्ट होगा, तो स्टेट के ऊपर एक प्रेशर आएगा। प्रेशर क्यों आएगा? क्योंकि स्टेट चाहेगा कि वो जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट को दोबारा से अट्रैक्ट करे। तो इस पर्पज से वो कहते हैं कि हमें स्टेट को यहाँ पर इस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। सिमिलरली वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस न्यू लिबरलिज्म एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है, स्टेट के जो ओवरऑल फंक्शन है ना उसमें भी चेंज आ गया है। चेंज ये आ गया है कि अब स्टेट का काम जो है ना वो बेसिकली लोगों को हेल्प करना नहीं है। उसका अब जो काम है वो यही है कि मार्केट कैसे फंक्शन करेगी स्मूथली वो ऑब्जर्व करना है और इंश्योर करना है, जिसको हम इंडिया में सस्ती लैंग्वेज में कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आदमी भूखा मर रहा है तो कोई बात नहीं, राशन दे दो उसको, वो चुप हो जाएगा। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, मार्केट कैसे फंक्शन स्मूथली करेगी वो इंश्योर करो।
तो क्रिटिक्स जो है इस पर्सपेक्टिव के, वो ये कहते हैं, जो अपोज करते हैं इसको, वो कहते हैं कि देखिए भाई, इसकी वजह से क्या हुआ है, पब्लिक सर्विसेज जो है वो वीकर हो गई हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल जो है वो घट गया है, इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ गई है। लेकिन जो इसके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं देखो, कंपटीशन बढ़ गया है, एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो ये अपने ही आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में एक दूसरे के साथ व्यस्त हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है नियो लिबरल वाला, इस नियो लिबरल पर्सपेक्टिव को चैंपियन किया था फ्रेडरिक हायक ने, जो एक स्कॉलर है, उसके साथ मिलकर मिल्टन फ्रीडमैन ने। और इनको पॉलिटिकल लेवल पर सपोर्ट मिला था ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर का, और अमेरिका में रोनाल्ड रीगन का। इन लोगों ने एडवोकेट किया था एक आइडिया कि भाई स्टेट को मिनिमल होना चाहिए, स्टेट को जो है फोकस करना चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे, प्रॉपर्टी पे, वही सारी चीजें जो अभी अपन ने देखी। तो इस रीजन से इनका जो थॉट प्रोसेस था वो आर्टिकुलेट हुआ, जिसको स्कॉलर्स ने आर्टिकुलेट किया, कॉल्ड रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट फिलोसफी में। रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। तो रोलिंग बैक कहाँ से? रोलिंग बैक फ्रॉम वेलफेयर प्रोविजंस, रोलिंग बैक फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंटरवेंशंस। तो स्टेट को रोल बैक करना है यहां से। चीज समझ आई आपको? तो ये नियो लिबरल पर्सपेक्टिव ने ये बात बोली। फिर ये जो पूरी आइडियोलॉजी थी नियो लिबरलिज्म की, इस आइडियोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर मोमेंटम भी दिया गया। और इसको मोमेंटम देने के लिए क्या हुआ कि हमारे पास आए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, और फिर इसके बाद आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन सब ने भी यही बात बोली कि स्टेट जो है उसको बेसिकली अब रीडिस्ट्रीब्यूटिव ना होने के बजाय, यानी कि वेलफेयर ओरिएंटेड ना होने के बजाय, एक कॉम्पिटिटिव एजेंट बनना है ग्लोबल ऑर्डर में। तो स्टेट को क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एजेंट बनना है ग्लोबल ऑर्डर में। ये बात उन्होंने यहां पर बोली। तो इस रीजन से हम कहते हैं कि भाई, जैसे फ्रेडरिक हायक है, उसकी जो किताब थी उसका नाम था द रोड टू सर्फडम। अच्छा, सबसे बड़ी ब्यूटी देखो इस किताब में, फ्रेडरिक हायक ने क्या बोला, उसने कहा कि टू मच ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल जो है, ये एक थ्योरी बनाई कि भाई इट विल कॉज लॉस ऑफ फ्रीडम। कि अगर गवर्नमेंट ही हर चीज डिसाइड करेगी तो आदमी के पास फिर फ्रीडम कहाँ रहेगी। तो इन द नेम ऑफ चैंपियनिंग फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, इसने पूरे के पूरे स्टेट के रोल को ही रिकंसेप्चुअलाइज करवा दिया। समझ रहे हो जी? पूरे के पूरे स्टेट के रोल को ही रिकंसेप्चुअलाइज करा दिया फ्रीडम का झांसा देते हुए। तो ये था झांसे राम। एक था हमारे यहाँ आसाराम, ये था झांसा राम। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर उसने कहा कि भाई लेट पीपल ओनली कम, पीपल शुड हैव फ्रीडम, एंड फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली व्हेन स्टेट इज मिनिमलिस्ट। तो ये इसने अपनी थ्योरी बनाकर यहाँ पे ये झांसे में लोगों को डाल दिया। इसके बाद आता है मिल्टन फ्रीडमैन के बाद डेविड हार्वे। डेविड हार्वे ने भी एक किताब लिखी, उसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियो लिबरलिज्म। किताबें जहाँ जहाँ बताता हूँ ना उसको याद कर लिया करना, क्योंकि किताबों के साथ जब आप आंसर में लिखते हो ना तो बेटर पर्सपेक्टिव आता है। एग्जामिनर को लगता है आपने इन डेप्थ स्टडी करी है। सस्ते पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट नहीं हो, सस्ते टीचरों से नहीं पढ़ के आए। तो डेविड हार्वे क्या बोलता है? डेविड हार्वे कहता है कि भाई देखो, जब हम बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियो लिबरलिज्म की, तो उसने फ्रेडरिक हायक को काउंटर किया। उसने कहा नियो लिबरलिज्म इज नॉट अबाउट फ्रीडम। उसने कहा कि नियो लिबरलिज्म का ये जो फ्रेडरिक हायक बोल रहा है ना, इट इज अबाउट फ्रीडम, इट इज बेसिकली हेल्पिंग रिच पीपल गेट रिचर।
तो उसने ये बात बोली कि स्टेट यहाँ पर जो है वो डिसअपियर नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वो रीओरिएंट हो रहा है ओनली टू हेल्प द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, इंटरेस्ट ऑफ द रिच क्लास ओवर द पुअर। तो डेविड हार्वे ने अपनी किताब में एक स्कैथिंग क्रिटिक दिया फ्रेडरिक हायक को, कि ये जो बोल रहा है ये गलत है, हम इसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर जो है ओपन नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते इसको। सिमिलरली आप देखो फिर यहाँ पर आता है एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है फिलिप कर्नी। फिलिप कर्नी बोलता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन के अंडर हुआ क्या है, जो स्टेट है ना वो बेसिकली बन गया है एक कॉम्पिटिटिव स्टेट। उसका काम सिर्फ अब ये रह गया है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। और वो क्या करता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्सेस को रिड्यूस करता है। जब वो टैक्सेस को रिड्यूस करता है तो वो साथ में वेलफेयर को भी रिड्यूस करता है। जब वो वेलफेयर को भी रिड्यूस करता है तो फिर वो लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बनाता है इस तरीके से कि जो इन्वेस्टर आया है उसके लिए लेबर लॉ फ्लेक्सिबल बने। तो इससे क्या होता है इवेंचुअली, वो कहता है फिलिप कर्नी कि ऑर्डिनरी लोग जो है ना, उन ऑर्डिनरी लोगों की जो लाइफ है वो डिफिकल्ट हो जाती है। ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है, वो ये कहता है। ठीक है जी। अच्छा, अब फिर एक स्कॉलर आते हैं यहाँ पर, सूजन स्ट्रेंज। सूजन स्ट्रेंज जो है उनकी जो किताब है उसका नाम है द रिट्रीट ऑफ द स्टेट। सूजन स्ट्रेंज की ये जो रिट्रीट ऑफ द स्टेट किताब है उसमें वो कहते हैं कि भाई जो स्टेट है वो यहाँ पर वीक होता जा रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के सामने, पहली बात तो। और दूसरा क्या हो रहा है कि जो ओवरऑल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता जा रहा है। तो सूजन स्ट्रेंज ने जब रिट्रीट ऑफ द स्टेट की बात करी तो उसने कहा कि स्टेट यहाँ पर पीछे हटकर बैंक्स और कंपनीज इतने पावरफुल होते जा रहे हैं कि आज की डेट में वो गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और सूजन स्ट्रेंज ने बोला कि ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है ये इवेंचुअली डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। तो यहाँ पर आप चीज को समझ रहे हो, अगर फिलिप कर्नी ने बात करी थी इंडिविजुअल की कि इंडिविजुअल जो है एक ऑर्डिनरी मैन जो है उसकी लाइफ हार्डर हो रही है, तो सूजन स्ट्रेंज ने एक सोशल लेवल पर डेमोक्रेसी के प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करी। और सूजन स्ट्रेंज ने ये बात बोली कि भाई किस तरीके से एक डेमोक्रेसी के लेवल पर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्कॉलर है वेंडी ब्राउन। वेंडी ब्राउन की किताब थी अनडूइंग द डेमोस। अनडूइंग ऑफ डेमोस किताब में वेंडी ब्राउन ने ये बोला कि नियो लिबरलिज्म जो है वो सिर्फ इकोनॉमी को चेंज नहीं कर रहा बॉस, वो हमारे थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर रहा है। और इस तरीके से चेंज कर रहा है कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि मार्केट इज एवरीवेयर एंड मार्केट इज द ओनली सोल्यूशन। नॉट ओनली मार्केट इज एवरीवेयर बट इट इज ऑल्सो द ओनली सोल्यूशन। तो वेंडी ब्राउन का मानना ये है कि भैया स्टेट का पूरा थॉट प्रोसेस ही इस प्रकार से बदल गया कि स्टेट जो है वो देख ही नहीं रहा है और किसी तरीके से सवाए इस तरीके से। ठीक है जी। फिर आते हैं अपन अब फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पे। अब जब अपन फेमिनिस्ट थ्योरी की बात करते हैं तो फेमिनिस्ट थ्योरी का मानना तो वही है अपना, उनका पुराना रोना कि भाई जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं वो बेसिकली वुमन को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो वुमन को कंट्रोल करते हैं। और वो ये कहती हैं कि भाई यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है, फेयर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मेन के इंटरेस्ट की बात करता है, वो वुमन को लोअर पोजीशन में रखता है। थोड़े आंसू निकाल लो ये सात बातें सुनते हुए, क्योंकि इनको रोना ही आता रहता पूरा टाइम। तो वो ये कहते हैं कि भाई हु मेक्स द लॉस, उनका ये सबसे पहला क्वेश्चन है, हुज वॉइसेस आर हर्ड।
हुज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। इन चीजों को लेके वो फोकस करते रहते हैं। तो फेमिनिस्ट थिंकर्स का मानना ये है कि भाई स्टेट जो है इट इज नॉट जस्ट अबाउट पावर एंड लॉज, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ अ सोसाइटी सीज जेंडर। तो एक सोसाइटी जेंडर को कैसे देखती है, ये चीज के ऊपर भी वो फोकस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई देर आर टू टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट। एक है लिबरल फेमिनिस्ट। लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि एक स्टेट जो है वो इक्वल राइट्स दे वुमन को। और ये पॉसिबल होगा जब वो मोर पार्टिसिपेशन इनकरेज करें पॉलिटिक्स में, जॉब्स में। तो ये आज की डेट में लिबरल फेमिनिस्ट के आइडियाज को तो ऑलमोस्ट एक्सेप्टेंस ग्लोबल लेवल पर मिल गई है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव आता है फिर यहाँ पर रेडिकल फेमिनिस्ट का। तो वो ये कहती हैं कि भाई जो स्टेट है उसको बेसिकली यहाँ पर जो है मेल्स की जो पेट्रियार्की को वो सपोर्ट कर रहा है वो खत्म करना होगा। तो मेल्स की जो पेट्रियार्की है फैमिली में, सोसाइटी में, उसको खत्म करना होगा। पर आज की डेट में एक हम देखते हैं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट्स भी आ गए हैं। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कौन से हैं? ये कहते हैं कि भाई देखो कैपिटलिज्म जो है वो पेट्रियार्की के साथ काम करता है और एज अ रिजल्ट ऑफ विच पावर को कंट्रोल करता है। तो ये कैपिटलिज्म को हटाओ, पेट्रियार्की को हटाओ। और इंडिया में आपको पता है एक सूडो फेमिनिस्ट भी कैटेगरी है। लड़के जैसे बाल रख के, लड़के जैसे कपड़े पहन के, मर्दाना हरकतें करने वाली औरतें, गुंडई करने वाली, गाली गलौज करने वाली, उनको लगता है सूडो फेमिनिस्ट को कि हम अगर वल्गर लैंग्वेज, गाली गलौज, गंदी भाषा, अश्लील भाषा इसका प्रयोग करेंगे, थोड़ा चिल्लम चिक्का करेंगे, ऊंचा चिल्लाएंगे तो हम फेमिनिस्ट हो जाएंगे। वो होती हैं बेसिकली साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेटेड एंड डीपली ट्रॉमेटाइज्ड ह्यूमंस, जिनके घर में उनको ट्रॉमा मिला होता है। तो वो सूडो फेमिनिस्ट हमें एग्जाम में नहीं लिखनी, क्योंकि वो सोसाइटी में देख के जहां पर आपको मिले उनके मुंह पे उल्टी कर दो। तो ये फेमिनिस्ट जो यहाँ पर हैं इन्होंने इस प्रकार की बेसिकली बात करी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैरोल पैटमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, पहले भी कई बार चर्चा कर चुके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो कैरोल पैटमैन ने क्या बोला, उसने कहा कि भाई देखो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें होती हैं जिसके तहत सो कॉल्ड मॉडर्न गवर्नमेंट्स बनती हैं, ये जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स बनी हैं इसमें बेसिकली मेन का ही तो रूल है। तो मेन का रूल जो है वो स्टेट लेवल पर भी है, मेन का जो डोमिनेंस है वो होम लेवल पर भी है। तो फिर वो कहती हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है कि जो वुमन है वो तो स्टार्टिंग से ही लेफ्ट आउट हो गई। क्योंकि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था तब भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वुमन के बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कैरोल पटमैन कहती है कि मेरा मानना है कि स्टेट एक अनफेयर इंस्टीट्यूशन है टू द वुमन। अनफेयर इंस्टीट्यूशन है टू द वुमन। अच्छा, फिर आती है कैथरीन मैकेकॉन। कैथरीन मैकेनॉन क्या बोलती है, वो कहती है कि भाई देखो आज की डेट में वर्क प्लेस लेवल पर आप सेक्सुअल वायलेंस को कैसे देखते हो, आप हैरेसमेंट को कैसे देखते हो। तो वो कहती है कि जब हम ये दोनों चीज़ों को एक वर्क प्लेस लेवल पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी लॉज हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, वो बने हैं सिर्फ मेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये गलत है। इस चीज़ को हमें चेंज करना होगा। फिर यहाँ पर आती है आयरिस मैरियन यंग। आयरिस मैरियन यंग बोलती है कि भाई जो स्टेट है वो बातें तो बहुत करता है इक्वालिटी की, पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि वो ना तो वुमन को इक्वल ट्रीट करता है, ना वो रेशियल माइनॉरिटीज को ट्रीट करता है, ना ही वो पुअर लोगों को ट्रीट करता है इक्वल तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, इन तीनों कैटेगरीज को ऑपरेशन होता है।
इसको उसने कहा कि इस रीजन से वी नीड व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स। ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स। तो उसने कहा कि भाई ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स का मतलब ये है कि जस्टिस इज नॉट जस्ट इक्वल बट ऑल्सो ट्रीटिंग दी अबव ग्रुप्स एज फेयर। तो आइरिस मैरियन यंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि उसने खास करके सिर्फ वुमन पे नहीं बल्कि वुमन, रेशियल माइनॉरिटीज और पुअर को भी इनकॉर्पोरेट किया। और इसी रीजन से आप देखो कि आइरिस मैरियन यंग का हमने नाम कई जगह पर प्रयोग किया है बिकॉज शी अपेरेंटली बिकम्स अ मोर वेल एक्सेप्टेड थिंकर है। फिर आते हैं नैन्सी फ्रेजर पे। तो नैन्सी फ्रेजर कहती है कि भाई आज की डेट में जो अनपेड वर्क वुमन करती है उसके बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करते। और ये अनपेड वर्क को मेजर करने के लिए भी वो कहती है कि जानबूझ के जो है कोई टूल्स बनाए नहीं गए। सारे टूल्स बनाए गए हैं सिर्फ मेल्स के वर्क को मेजर करने के लिए। वो ये तक कह देती है जीडीपी भी मेल का टूल है। अरे यार जीडीपी में वुमन भी तो काम करती है यार। मतलब आप एक चीज देखो, मतलब मैंने ये अपना पर्सनल लेवल पर ऑब्जर्वेशन देखा है। जितनी ये वुमन थिंकर्स है ना फेमिनिस्ट वाली, ये बेसिकली इंडिया की ऑपोजिशन की तरह है। सुबह से रात गलियाते रहो, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास। हर चीज में एक प्रॉब्लम निकाल के आइडेंटिफाई कर दो और बस जो है प्रॉब्लम को ग्लोरीफाई करते रहो और लोगों को रेडिकलाइज करते रहो ये बातें बोल बोल के। तो इनके पास भी देखो वही चीज है, अनपेड वर्क। वो ये तक कह रही जीडीपी भी मेल्स का है यार। ये मतलब बेवकूफों वाली बात है। मतलब जीडीपी में तो यार पूरी इकोनॉमी में लोग काम कर रहे हैं, वुमन भी काम कर रही है, वुमन का भी कंट्रीब्यूशन है। बट फिर वो एक जगह पर बात आप अनपेड वर्क की करते हो, फिर इमीडिएटली अनपेड वर्क को एक्स्ट्रापोलेट करके आप जीडीपी पे ले जाते हो। तो कुछ भी बातें बोलनी है अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। एनीवे फिर यहाँ पर आ जाती है किम्बरले क्रेनशॉ। किम्बरले क्रेनशॉ के बारे में भी हमने चर्चा पहले की है। तो वो कहती है यहाँ पर कि भाई जो वुमन है ना, अगर आप ये कहो कि वो ऑप्रेस्ड है तो वो बात ठीक है, पर उसके ऑप्रेस्ड होने में भी डिग्रीज हैं। अलग अलग तरीके से वुमन का ऑपरेशन होता है। तो वो कहती है कि भाई जो एक ब्लैक वुमन है, फॉर दैट मैटर, उसको मान लो रेसिज्म झेलना पड़ेगा। एक अगर मान लो दलित वुमन है तो उसको मान लो कास्ट बायस झेलना पड़ेगा। एक अगर वर्किंग वुमन है तो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलना पड़ेगा। इसी चीज के ऊपर निवेदिता मेनन जो एक इंडियन स्कॉलर है, उसने ये बात बोली कि भाई इंडिया में सही बात है कि जो अपर क्लास लोअर क्लास वुमन है उनके अंदर भी बहुत डिफरेंसेस हैं और दोनों के स्ट्रगल्स अलग हैं जिनको हम लोग इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे। तो निवेदिता मेनन का फॉर दैट मैटर जो मानना था और किम्बरले क्रेनशॉ का यहाँ पर मानना था वो कुछ टू सम एक्सटेंट दोनों का सिमिलर लेवल पर था। तो ये जितने भी अगर आपने देखे यहाँ पर जो हमने चर्चा करी विद रिस्पेक्ट टू फेमिनिस्ट स्कॉलर्स, इन सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स के केस में एक चीज तो क्लियर हमें देखने को मिली कि इनका पर्सपेक्टिव कुछ इस नजरिए का था। ठीक है जी। तो ये करने के बाद अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट, जो लास्ट डिबेट है इस पूरे गेम में, वो है सोवरेनिटी एंड क्राइसिस ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी एरा। अब देखो सोवरेनिटी का मतलब बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये है कि स्टेट के पास फुल पावर है डिसीजन मेकिंग की। ठीक है। यानी कि कोई आउटसाइड अथॉरिटी जो है वो उसको चैलेंज नहीं कर सकती। पर अभी अपन ने क्या पढ़ा, हमने बात करी न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव की, हमने बात करी ग्लोबलाइजेशन की। दोनों जगह पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि नहीं, स्टेट की सोवरेनिटी को आज की डेट में पहली बात तो एक चैलेंज दिया जा रहा है। चैलेंज देने वाले क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इंटरनेट है, ग्लोबल पैंडेमिक जो हुआ अभी, कोरोना वायरस जिसको कहते हैं, क्लाइमेट चेंज है, और आज की डेट में साइबर अटैक्स हैं। तो ये सारे पहली बात तो एक स्टेट के सोवरेनिटी को चैलेंज है ही है। तो ये जो चैलेंज आ रहा है जिसमें हम ये कहते हैं कि स्टेट जो है अब इश्यूज को मैनेज करने के लिए एक सोल एंटिटी नहीं है।
वो आज की डेट में क्रिएट कर रहा है जिसको हम कहते हैं क्राइसिस ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है जी। पहली बात तो यहां पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वेस्टफेलियन ट्रेडिशन था, जिस वेस्टफेलियन ट्रेडिशन के तहत बेसिकली सोवरेनिटी स्टार्ट हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि स्टेट जो है वो सुप्रीम है, इनडिविजिबल है, उसके पास इनडिविजिबल अथॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में इरोड कर रहा है। और इसको इरोड करने के लिए इकोनॉमिक एक्टर्स का रोल है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल है, और साथ में टेक एडवांसमेंट्स का रोल है, जो रिप्रेजेंट करते हैं आज की डेट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चैलेंजेस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चैलेंजेस समझ में आई जी आपको? पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है, जैसे कि आज की डेट में हम बात करते हैं एक स्कॉलर की जिसका नाम है डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड ये बोलता है कि भाई जो सोवरेनिटी है आज की डेट में वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो वो एक आइडिया देता है विच इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। तो वो कहता है कि आज जो है स्टेट्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी में, जिसका मतलब होता है कि आज जो स्टेट की पावर है वो बेसिकली शेयर्ड है अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, अक्रॉस नेशंस। तो वो कहता है कि भाई ये जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है हमारा, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अब क्या हो रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनको करना पड़ेगा कोऑपरेट विद अदर्स। और ये तरीके से ही आज की डेट में ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है। तो ये डेविड हेल्ड ने बोला। फिर यहाँ पर आता है स्टीफन क्रैसनर। स्टीफन क्रैसनर भी यही बात बोलता है। वो कहता है कि भाई आज की डेट में ना, उसने एक आइडिया दिया, उसने कहा आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी। उसने कहा ये जो ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि कंट्रीज आज की डेट में वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं सोवरेनिटी की, पर वो रूल्स तोड़ लेती हैं जब उनको अपना बेसिकली सूट करता है सिचुएशन। तो वो कहता है कि आज की डेट में जैसे पावरफुल कंट्रीज हैं वो इंटरफेयर करेंगी दूसरे कंट्रीज के अफेयर में, इंटरनल अफेयर्स में करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर इन्वेड करके उसका हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को ही उठा लिया, उठाई गिरा फिरौती वाले काम करना। मतलब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बिहार आया था, वहां से जो है उसने ट्रेनिंग ली पूरी, इस प्रकार की ट्रेनिंग ली कि भाई साहब मतलब वैन में डाल के लड़के कैसे उठाने हैं। जो बिहार में एक टाइम पे बिहार का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था उन चीजों में। तो हो सकता है कि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लड़के छोड़े हों बिहार में, तो वो वैन में उठा के ले गए। उस तरीके की हरकतें जो है वो कर रहा है। मतलब एक जगह पे वो अपने आप को कहता है कि भाई वी विल फॉलो सोवरेनिटी, वी रिस्पेक्ट सोवरेनिटी, दूसरी जगह आप इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें माइकल हार्ट और एंटोनियो नेगरी की, तो ये दोनों भी यही चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि आज की डेट में पावर जो है इट इज नो लॉन्गर हेल्ड बाय द स्टेट्स। इनकी एक बड़ी प्यारी किताब है, वो आप पढ़ना कभी। उस किताब का नाम है इम्पायर। उस किताब में वो ये कहते हैं कि भाई आज की डेट में कंट्रोल कहाँ से आता है, पावर कहाँ से आती है? पावर आती है ग्लोबल पावर टूल्स की वजह से। और ग्लोबल पावर टूल्स कौन से हैं? वो कहते हैं तीन हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, मीडिया है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है। तो वो कहते हैं कि आज अगर जब हम पावर की बात करते हैं तो वो पावर आती है इन तीन परिस्थितियों से, इन तीन जगहों से। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम आज की डेट में ऐसे बढ़ रही है। इसी रीजन से वो ये कहते हैं कि आज की डेट में व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज अ कंट्रोल ओवर पीपल फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव। क्योंकि ये एमएनसीज, मीडिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है
इस तरीके से एक कंसेप्चुअलाइजेशन यहाँ पे करती हैं। ठीक है जी। सो ये है पूरा थ्योरीज ऑफ स्टेट। कुछ डिफिकल्ट नहीं था आई बिलीव, जितना हमने पढ़ा है। इनफैक्ट एक पूरे सेशन में उसका रिकैप अच्छे से हो गया आपको। और ये टॉपिक अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू।